उसने एक बोट टिकट के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी, फिर उन्होंने उसे कप्तान बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस डरे हुए बच्चे को, जिसे जहाज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए क्यों मजबूर किया गया। लेकिन ये वो सच्चाई है जो उसके बोट पर चढ़ने से पहले ही हो चुकी थी। उसने क्रूर गैंग्स का सामना किया, लोगों को मरते देखा और उसे एक जानवर की तरह बेच दिया गया। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उसने कप्तान बनने से मना करने की कोशिश की। उसने उनसे किसी और को ढूंढने की गुहार लगाई। तुमने वो गुप्त डील नहीं देखी जिसने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। इंतजार करो जब तक तुम उस सन्न कर देने वाले कारण के बारे में नहीं जान लेते कि उन्होंने उसे ना कहने क्यों नहीं दिया। पूरी फिल्म का मजा कुछ ही मिनटों में मूवी भाई के साथ। सब्सक्राइब कर लो जी, अब कर भी लो ना, कर लिया ना। ये कहानी है डकार, सेनेगल की, जो पश्चिम अफ्रीका में है। कहानी में है सेडू, एक गरीब अनाथ बच्चा। उसका एक चचेरा भाई है, मूसा, और दोनों मिलकर रोज छुप छुप कर पैसे कमाने के लिए काम करते थे। उनका ये खुफिया काम इसलिए था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके। उनका सपना था यूरोप जाना, मशहूर सिंगर बनना और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना। एक रात सेडू सोच रहा था कि उसकी माँ यूको उसके यूरोप जाने के सपने पर क्या कहेगी। उसे उम्मीद थी कि यूरोप जाने से उसकी माँ खुश हो जाएगी, लेकिन यूको ने उसे मना कर दिया और जब उसने उसके प्लान के बारे में सुना तो उसे खूब डांटा। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी थीं जो यूरोप जाते समय रेगिस्तान और समंदर में मर गए थे। अगले दिन यूको ने मूसा को सेडू के जाने की इच्छा के लिए जिम्मेदार ठहराया। सेडू, जो नहीं चाहता था कि गुस्सा ज्यादा बढ़े, उसने कह दिया कि उसकी पहले की बातें बस एक मजाक थीं और मूसा से उनका कोई लेना देना नहीं था। काम के बाद सेडू और मूसा दोस्तों के लिए गाने लिखने और गाने में मजा करते थे। काम के बाद सेडू और मूसा दोस्तों के लिए गाने लिखने और गाने में मजा करते थे। काम के बाद सेडू और मूसा दोस्तों के लिए गाने लिखने और गाने में मजा करते थे। 6 महीने बाद जब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उन्होंने गिस्को नाम के एक आदमी से यूरोप जाने के बारे में सलाह ली। गिस्को ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और बताया कि यूरोप की सच्चाई टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों से बहुत अलग है। उसने बताया कि यूरोप में बहुत से लोग सड़कों पर रहते हैं। इससे सेडू दोबारा सोचने लगा, लेकिन मूसा अड़ा रहा, बोला कि उनकी 6 महीने की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मूसा की जिद के आगे आखिरकार सेडू मान गया। जाने से पहले वो एक ओझा के पास गए ताकि वो हाँ कर दे और पुरखों का आशीर्वाद मिल जाए। एक रस्म के बाद ओझा की हाँ सुनकर वो बहुत खुश हुए। फिर वो चुपके से बस से निकल पड़े, रास्ते में अपने गाने याद करते हुए। माली में उन्होंने पासपोर्ट बनवाए और नई पहचान अपना ली। मूसा बन गया मलिक मारा और सेडू बन गया सालिफ पंबा। जैसे ही वो नाइजीरिया में घुसे, बॉर्डर गार्ड्स ने उनके पासपोर्ट चेक किए। मूसा, जो अपनी बातूनीपन के लिए जाना जाता था, आखिर बॉर्डर गार्ड के अफसरों के हाथों अपने पासपोर्ट के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा ही गया। आखिरकार जेल जाने से बचने के लिए उसे $50 देने पड़े। कुल मिलाकर जब वो अगादेज नाइजीरिया पहुंचे तो उये नाम के एक आदमी ने उन्हें लीबियाई रेगिस्तान पार करके इटली जाने के लिए गाड़ी का ऑफर दिया। $1200 की फीस पर सेडू और मूसा बहुत खुश हुए और फौरन ऑफर मान लिया। फिर वे उन्हें एक शेल्टर में ले गया और वादा किया कि और सवारियां इकट्ठी करके उनके लिए वापस आएगा। उस रात कोनिली ने उन्हें चेताया कि जिस रेगिस्तान से वो गुजरने वाले थे वो बहुत खतरनाक था और वहां लीबियाई माफिया भरे पड़े थे जो लूटपाट करते थे। माफिया से अपने पैसे बचाने के लिए उन्हें सलाह दी गई कि वो अपने पैसे प्लास्टिक में लपेटकर अपने पिछवाड़े में छिपा लें। कोई और छिपाने की जगह माफिया को मिल ही जाएगी क्योंकि वो बहुत चालाक होते हैं। ये सलाह सुनकर पहले तो उन्हें हंसी आई। भले ही ये बात अजीब थी, पर उन्होंने कोनिली पर भरोसा किया क्योंकि वो जानते थे कि लीबियाई माफिया कितने शातिर और बेरहम होते हैं। अगली सुबह निकलने से पहले मूसा ने प्लास्टिक में लिपटे अपने पैसे अपने पिछवाड़े में छिपा लिए, जिसे देखकर सेडू को हंसी आ गई। उस दोपहर उये और उसके दोस्त उन्हें रेगिस्तान पार कराने ले गए। एक लंबे सफर के बाद सेडू की गाड़ी दूसरों से अलग हो गई। उबड़-खाबड़ रास्ते पर सवारियां बुरी तरह हिल रही थीं और एक तो गाड़ी से बाहर ही जा गिरा। और तो और उये के दोस्त ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि गाड़ी और तेज कर दी, जिससे सेडू डरकर कसकर पकड़ने लगा। रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर ड्राइवर ने बड़ी बेदर्दी से उन्हें वहीं छोड़ दिया और कहा कि आगे पैदल जाओ, एक गाइड इंतजार कर रहा होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना। ये सुनकर सब परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी रकम दी थी। गुस्से के बावजूद वो बेचारे बस पीछे पीछे चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। रास्ते में सेडू को कई लाशें दिखीं, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर गया। दूसरे दिन उनमें से एक बहुत ज्यादा थक गया और गिर पड़ा। बाकियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय सेडू के,
जिसने प्यार से एक बूढ़ी औरत को अपना पानी पिलाया। मूसा ने सेडू को इस नेकी के लिए डांटा। उसे डर था कि झुंड से अलग होने पर वो खो जाएंगे और भूखे मरेंगे। अफसोस, सेडू के पानी पिलाने के बाद वो औरत मर गई। सेडू, जो पीछे रह गया था, उसे दफना भी नहीं सका। उस रात उन्हें रोक लिया गया। लीबियाई माफिया ने बिना किसी इंसानियत के उनके सारे पैसे छीन लिए। फिर उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जिनके पैसे उनकी जेबों में नहीं थे और उन्हें पीने को कुछ दिया। माफिया जानता था कि उन्होंने पैसे अपने पिछवाड़े में छिपाए हैं। उसके बाद उन्हें खड़े होने को कहा गया ताकि माफिया देख सके कि वो कहाँ बैठे थे। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें आगे जाने दिया गया। जिनके पास पैसे थे, जैसे मूसा, उन्हें वो ले गए। ये देखकर सेडू बहुत दुखी हुआ और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अफसोस की बात है कि सेडू और बाकी लोग जो सोच रहे थे कि वो बच गए, उन्हें भी लीबियाई माफिया ने पकड़ लिया और गुलाम बनाकर बेचने के लिए जेल में डाल दिया। वहां नुनुन नाम के एक लंबे बालों वाले आदमी ने बताया कि हथियारबंद लोग पुलिस या फौज के नहीं बल्कि बेरहम लीबियाई माफिया के थे। नुनुन ने कहा कि जिंदा रहना है तो माफिया के सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। बात न मानने का मतलब था टॉर्चर, और वो जान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। फिर नुनुन उन्हें एक कमरे में ले गया जहां टॉर्चर किया जाता था। नुनुन ने $800 की फिरौती के लिए उनके परिवार वालों का फोन नंबर मांगा। जो मान गए वो जा सकते थे, जबकि सेडू और बाकी जिन्होंने मना कर दिया उन्हें टॉर्चर किया गया। बड़ी बेरहमी थी ये। वो तो कमाने के लिए निकले थे, पर पकड़े गए और उनसे फिरौती मांगी जा रही थी। सेडू, जो अधमरा और बुरी तरह पिटा हुआ था, उसे बेंजा मार्टिन ने कुछ पीने को दिया। फिर बेंजा ने दर्द से कराहते सेडू को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद माफिया के एक आदमी ने बढ़ई कैदियों को आने को कहा। उसने मिस्त्री कैदियों को भी बुलाया क्योंकि कुछ काम करवाना था। ये सुनकर बेंजा ने हाथ उठाया और सेडू को अपने पीछे आने को कहा। बाहर यानम ने बेंजा को 500 दिनार में काम पर रख लिया, लेकिन बेंजा ने जिद की कि वो सेडू के साथ ही काम करेगा। किस्मत से माफिया मान गया। पहुंचने पर गाड़ी से उतरने से पहले यानम ने कहा कि उन्हें उसके बॉस के घर के चारों ओर एक दीवार बनानी है। फिर सेडू और बेंजा को ताकत के लिए अच्छा खाना खिलाया गया, क्योंकि जेल में तो उन्हें कभी कभार ही खाना मिलता था। पेट भरने के बाद उन्होंने काम किया। शुरू में सेडू को मिस्त्री का काम करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बेंजा ने उसे बड़े सब्र से सिखाया, जिससे सेडू काम अच्छे से करने लगा। एक दोपहर काम के बाद बेंजा ने पूछा कि क्या सेडू के पापा को पता है कि वो यूरोप जा रहा है। सेडू ने बताया कि उसके पापा तो गुजर चुके हैं और उसकी माँ को नहीं पता कि वो अपने चचेरे भाई मूसा के साथ सफर पर निकला है। ये सुनकर बेंजा ने मूसा के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। सेडू ने बताया कि माफिया ने मूसा को रेगिस्तान में पकड़ लिया था। ये खबर सुनकर बेंजा को बहुत दुख हुआ। फिर भी सेडू को पूरा यकीन था कि वो एक न एक दिन मूसा से जरूर मिलेगा। एक दिन जब उनका काम खत्म होने वाला था, यानम ने बेंजा से एक तस्वीर में दिखाए गए फव्वारे जैसा फव्वारा बनाने को कहा। बेंजा मान गया और शेखी बघाड़ते हुए बोला कि वो उससे भी अच्छा बना सकता है। फिर यानम ने बताया कि अगर बेंजा कामयाब हो गया तो उसका बॉस उन्हें माफिया से आजाद कर देगा और त्रिपोली जाने के लिए पैसे भी देगा। ये सुनकर बेंजा और सेडू की तो खुशी का ठिकाना न रहा और उनके मन में एक बार फिर उम्मीद जाग गई। दीवार बनाने के बाद उन्होंने बड़े जोश से फव्वारा बनाया। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन्हें बड़े इनाम मिलते, माफिया से आजादी और त्रिपोली जाने के लिए पैसे। कुछ दिनों बाद जब बेंजा ने फव्वारा पूरा कर लिया तो यानम का बॉस आया। उसकी खूबसूरती देखकर बॉस की बीवी तो उस पर फिदा हो गई। नतीजा ये हुआ कि बेंजा और सेलू को माफिया से आजाद कर दिया गया और त्रिपोली जाने के लिए पैसे भी दिए गए। त्रिपोली में सेडू ने मूसा को ढूंढा और उन लोगों से पूछा जिनका हाल उसी के जैसा था। बहुत ढूंढने के बाद भी वो मूसा का पता नहीं लगा पाया। इसलिए बेंजा ने सेडू को इटली चलने को कहा, लेकिन सेडू ने प्यार से मना कर दिया क्योंकि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर बेंजा ने जोर नहीं दिया। उसने वादा किया कि अगर सेडू और मूसा कभी इटली पहुंचे तो वो कजर्टा में उनका इंतजार करेगा। अलग होने से पहले सेडू ने बेंजा का शुक्रिया अदा किया। वो दुखी तो था, पर इस बात के लिए शुक्रगुजार भी कि बेंजा ने उसकी जान बचाई। उनके अलग होने के बाद सेडू ने फिर से मूसा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मूसा अब भी लापता था। उसे ढूंढते हुए सेडू अपने देश के लोगों के साथ काम करता और रहता था। एक दिन काम पर एक दोस्त ने सेडू को बताया कि सेनेगल से एक नया आदमी आया है, शायद मूसा हो। सेडू उससे मिलने के लिए भागा और सच में वो मूसा ही था। खुशी के मारे सेडू ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसके बाद सेडू ने मूसा को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मूसा ने मना कर दिया और बताया कि चोट की वजह से वो चल नहीं सकता। जेल से भागने की कोशिश में उसके पैर में चोट लग गई थी। ये बात जानकर सेडू को बहुत दुख हुआ।
बेबस होकर मूसा ने सेडू से सेनेगल लौटने को कहा, लेकिन सेडू ने आगे बढ़ते रहने की जिद की। उसने मूसा को हिम्मत दी कि उम्मीद न हारे, क्योंकि यूरोप बस पहुंचने ही वाला था, और वादा किया कि वो उसका पैर ठीक करने में मदद करेगा। यूरोप का उनका साझा सपना सेडू को हौसला दे रहा था, और उसकी उम्मीद भरी बातों से आखिरकार मूसा मान गया। मूसा राजी हो गया। लॉय, एक दोस्त, ने मूसा के पैर का इलाज किया और सेडू को आगे क्या करना है इस बारे में सलाह दी। उसने सेडू को समीर के पास भेजा, जो एक दोस्त था और नाई होने का नाटक करता था, ताकि एंटीबायोटिक्स मिल सकें जो दवा की दुकानों पर नहीं मिलती थीं। नस्ली भेदभाव की वजह से दवा की दुकानें उन्हें सामान नहीं देती थीं। समीर ने जल्दी में दवा दे दी। पकड़े जाने के डर से समीर ने एंटीबायोटिक्स देने के बाद सेडू को फौरन निकलने को कहा। लॉय के एंटीबायोटिक्स देने के बाद सेडू ने मूसा की साफ सफाई का ध्यान रखा, जिसका कोई ख्याल नहीं रखा गया था। बाद में लॉय ने माना कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मूसा का पैर बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था। बिना ऑपरेशन के मूसा का पैर कट सकता था या इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, इसलिए फौरन कुछ करना जरूरी था। सेडू मूसा के लिए अस्पताल की नस्ली रुकावटों को पार करने के तरीके ढूंढने लगा। लॉय ने माना कि उसे नहीं पता कि इस भेदभाव से कैसे निपटा जाए, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि ये बहुत जरूरी है। सिर्फ 10 दिन थे कुछ करने के लिए। सेडू के पास मूसा को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। अगर वो नाकाम रहा तो मूसा का पैर जा सकता था, या इन्फेक्शन से उसकी जान भी जा सकती थी, जिससे दबाव और बढ़ गया। और अस्पताल में दाखिला न मिलने पर सेडू अगले दिन इटली जाने के लिए डानम के पास गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी डानम को दे दी, जो एक जहाज का मालिक था, ताकि वो सफर का इंतजाम कर दे। डानम ने पैसे लौटा दिए, क्योंकि वो एक आदमी के किराए के लिए भी काफी नहीं थे, जिससे सेडू की उम्मीदें टूट गईं। दिल टूटे सेडू ने सुना जब डानम ने उसके और उसके भाई के लिए एक दूसरा रास्ता सुझाया। सफर का खर्च उठाने के लिए सेडू को जहाज चलाना पड़ता, भले ही उसे कोई तजुर्बा नहीं था। कोई और चारा न होने पर सेडू मान गया, हालांकि उसे जहाज चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने मूसा को बताया कि वो जल्द ही इटली के लिए निकल रहे हैं, जिससे मूसा के मन में सवाल उठने लगे। मूसा ने पैसों के बारे में पूछा तो सेडू को बताना पड़ा कि उसने क्या अजीब सा इंतजाम किया है। सेडू ने समझाया कि पैसों की कमी के बावजूद उसका कप्तान बनना ही उनका टिकट है। अगले दिन डानम ने सेडू को जहाज चलाने के बारे में समझाया और कंपास की अहमियत पर जोर दिया। उसने सेडू को हिदायत दी कि कंपास को 0 पर रखे, जिससे वो सीधे इटली पहुंचेंगे। डानम ने इस खतरनाक सफर के दौरान इमरजेंसी के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। उस शाम इतने सारे लोगों को देखकर जिन्हें वो जहाज पर साथ ले जाना चाहता था, सेडू को चिंता होने लगी। अगली सुबह सेडू ने डानम से कहा कि वो कप्तान नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। उसे डर था कि वो जहाज पर सवार सभी लोगों की जान खतरे में डाल देगा। उसने डानम से कहा कि वो उसकी जगह किसी तजुर्बेकार आदमी को ढूंढे, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं आता। डानम को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों से कहकर सेडू को जबरदस्ती इटली जाने वाले जहाज पर चढ़ा दिया, क्योंकि डानम का कोई दोस्त जहाज पर नहीं था। उसे पता नहीं था कि डानम ने जहाज बेच दिया था। रास्ते में सेडू को दूर एक रोशनी दिखी। मूसा और सेडू खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि वो इटली का किनारा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि वो एक तेल रिफाइनरी थी, कोई किनारा नहीं। अगले दिन सेडू ने देखा कि जहाज पर एक गर्भवती औरत है जिसके खून बह रहा है, तो उसने पास के बेस पर संपर्क किया और बताया कि एक औरत को बच्चा होने वाला है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता, और फौरन मदद मांगी। एक अफसर ने वादा किया कि वो फौरन इटली और माल्टा के कोस्ट गार्ड से मदद के लिए कहेगा, लेकिन शाम तक कोई मदद नहीं आई। सेडू ने आगे बढ़ने का फैसला किया और सबके इटली सही सलामत पहुंचने की दुआ की। बाद में एक सवारी ने सेडू को बताया कि कुछ लोग इंजन रूम में छिपे हुए हैं। सेडू ने फौरन उन कमजोर लोगों को बाहर निकलने में मदद की, फिर उन्हें पानी दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद गर्भवती औरत को बच्चा होने वाला था, जिससे अफरा तफरी मच गई। सेडू को गुस्सा तो आया, पर उसने औरत की हिफाजत के लिए सबको शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने से पहले सलामती की दुआ की। कई थका देने वाले दिनों के बाद वो सिसिली के पास पहुंचे। बहुत खुश थे और ऊपर वाले के शुक्रगुजार थे कि उसने उनकी रक्षा की। सिसिली कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर आया और सेडू ने जज्बाती होकर खुद को कप्तान बताते हुए कहा कि सब सुरक्षित हैं। गर्व और आंसुओं के साथ उसने यूरोप में अपनी इस मुश्किल से मिली पहुंच का जश्न मनाया। उनके सफर का एक दिल छू लेने वाला अंत।